स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल समाधान क्लासेस में। समाधान क्लासेस का यह टारगेट बैच का पहला क्लास है। पहले क्लास में हम फिजिक्स का सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं। यह सेट नंबर 1 बिहार मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा 2024 में होने वाले परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का संग्रह है। यह पहला सेट है। इसी तरह से हम सेट बाय सेट निकालेंगे। प्रत्येक सेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को चुना गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन इसमें रखा गया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका टारगेट 90% लाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम समय को न बिताते हुए आगे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन टारगेट बैच का क्या है। चलिए आज के इस टारगेट बैच का पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है सो अनंत होती है। पहला क्वेश्चन में कहा गया समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी, तो अनंत होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगर आपसे कोई पूछे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो 25 सेंटीमीटर होगी। यहाँ ऑप्शन सी में लिखा हुआ है +1। समतल दर्पण का आवर्धन कोई पूछे, समतल दर्पण का आवर्धन, तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 है। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, तो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। समतल दर्पण से संबंधित और सारे क्वेश्चन को हम देखते हैं। जो समतल दर्पण से और क्या क्या क्वेश्चन आ जाता है, यह समतल दर्पण की विशेषता के बारे में हम देखते हैं। चलिए समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और आभासी बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और आभासी होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। समतल दर्पण में दर्पण वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, दोनों समान होते हैं। जैसे ये कोई समतल दर्पण है और वस्तु को अगर यहाँ रखे हैं तो प्रतिबिंब भी उतने ही दूरी पर, यानी दोनों की दूरी, बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछेगा अगर वस्तु, क्वेश्चन यह पूछेगा जो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या है। तो वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ है। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 5 और 5 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यही पूछेगा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण में हमेशा ही प्रतिबिंब क्या, सीधा बनेगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या होना चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है अगर कोई व्यक्ति v मीटर पर वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, यह सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कोई प्रतिबिंब, जैसे अगर इसे पूछ दिया जाए कोई वस्तु अगर 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से समतल दर्पण के सामने दौड़ रही है तो उसका प्रतिबिंब कितने स्पीड से दिखाई देगा, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल में कभी कभी पूछ देता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट है अगर कोई समतल दर्पण थीटा डिग्री घूमता है तो परिवर्तित में से 2 थीटा घुमाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई वस्तु थीटा डिग्री से मुड़े, कितने डिग्री से, थीटा डिग्री से अगर मुड़ता है तो उसका प्रतिबिंब कितने डिग्री झुक जाता है, तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा झुक जाता है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन जैसे समतल दर्पण अगर 30 डिग्री झुका हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कितना डिग्री झुका हुआ प्रतीत होगा, तो 60 डिग्री झुका हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगर कोई दो समतल दर्पण एक दूसरे को थीटा डिग्री पर झुका हो तो उसके प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, विषम होगी। यह क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल वाला पार्ट्स में बताया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। जी अगर आपसे पूछे दो समतल दर्पण, यहाँ एक नहीं दो समतल दर्पण, अगर जिस तरह से एक समतल दर्पण हम ले लेते हैं, ये नीचे की ओर एक समतल दर्पण और एक समतल दर्पण इस तरह से,
यानी ये हो गया लंब, यानी दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, तो इसके हम निकालेंगे 360/90 डिग्री। इसे हम काटते हैं तो 9 चौक 36 4। ये 4 कौन सी संख्या है, यह 4 सम संख्या है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है विषम संख्या में। प्रतिबिंब की संख्या जब भी होगा क्या होगा, विषम संख्या होगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 4 - 1 = 3। ठीक है, यही अगर आपसे पूछ दिया जाए दो समतल दर्पण, क्या दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे के क्या है समानांतर है। एक समतल दर्पण ये हो गया, दूसरा समतल दर्पण ये हो गया, एक दूसरे के समानांतर है, तो इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इनके बीच में कोई भी कोण नहीं बन रहा है, तो इसका बीच के प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगी, अनंत होगी। कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है दो समतल दर्पण के समानांतर रखने पर अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है। ये तो हमने क्लियर कर दिया, अभी यही लाइन हमने बताया है। चलिए अब समतल दर्पण से संबंधित जो भी तथ्य थे वो हमने बता दिए हैं। अब अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हमेशा जब भी ऋणात्मक पूछे तो वो होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्योंकि अभी हमने बताया ऑप्शन ए में समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक ही होती है, जबकि अवतल लेंस की भी ऋणात्मक होती है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, दर्पण पूछा गया। क्वेश्चन को हम बारीकी से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऑप्शन को देख के ही हम आंसर मारेंगे। ऐसा नहीं हम देखते हुए मार देंगे अवतल लेंस। यहाँ देखिए, यहाँ दर्पण पूछा गया, अब दर्पण का आंसर देंगे अवतल दर्पण। चलिए इसे हम इसकी और विशेषता हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखा दिया चार्ट के अनुसार अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में वस्तु दूरी जो है वह क्या है, ऋणात्मक है, और उत्तल दर्पण का भी वस्तु दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वहीं हम देखते हैं अगर वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, तो अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब दूरी है वह ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है, जबकि उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है और काल्पनिक भी होती है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी देखा जाए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इस डाटा को याद रखिएगा। ये डाटा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। डाटा में कहेगा कि जे आपका अवतल दर्पण की वस्तु दूरी क्या होती है, तो हमेशा ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों का हमेशा ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जबकि उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। ऋणात्मक की कंडीशन में अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और धनात्मक की स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है हमेशा। यही चीज़ यहाँ पूछा गया था, किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए आवर्धन। आवर्धन बराबर हमें पता है फार्मूला होता है क्या, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी माइनस में। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आवर्धन का मान अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा प्रतीत होता है। ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार नहीं 2 बार पूछा हुआ है। इसको बारीकी से ध्यान दीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगर आपसे पूछे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो अपवर्तन के भी 2 नियम और परावर्तन के भी 2 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम देख लेते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों का एक ही तल में रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे I द्वारा सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम
परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम R द्वारा सूचित किया था। यहाँ I बराबर क्या हो गया, R लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यह पूछेगा अगर आपतित कोण यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए जे क्या कहते हैं आपतित किरण और परावर्तक सतह, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, और परावर्तक सतह के बीच का कोण 20 डिग्री है। कितना डिग्री, 20 डिग्री है। तब आपसे पूछ देगा परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें, परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। तो परावर्तन कोण का मान हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम अपवर्तन कोण ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये जो है अविलंब है। ये कितना अविलंब, अविलंब कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये टोटल 90 डिग्री का कोण है, उसमें से ये कितना मालूम हो गया, 20 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 20 90। तो परावर्तन कोण जो है अपवर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है ऑप्शन ए में ध्वनि तरंग, नहीं, प्रकाश तरंग ध्वनि तरंग का उदाहरण नहीं है, ये गलत है। विद्युत चुंबक के तरंग, हाँ ये होगा, प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबक के तरंग का उदाहरण है। परावैंगनी तरंग भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में विद्युत चुंबक की तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग है, कौन सा तरंग, यदि अनुप्रस्थ तरंग दिया है तो आप अनुप्रस्थ तरंग को टिक आउट भी करेंगे, क्योंकि विद्युत चुंबक की तरंग जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग ही होता है। ठीक है, तो अगर किसी ऑप्शन में आपको अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिया रहे, विद्युत चुंबक की तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबक की तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों दिया रहे और लिखा रहे जे ये दोनों एक से अधिक, तो वहाँ मारेंगे एक से अधिक, आंसर मार के चल जाएंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो है वह हाइजेंज ने दिया था। कब दिया था, 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में प्रकाश तरंग का सिद्धांत को इन्होंने दिया था। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +30 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। यहाँ देखिए फोकस दूरी जो दिया हुआ है कितना, +30 सेंटीमीटर। यहाँ आपसे नॉमेरिकल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ क्वेश्चन फंसाने के लिए आपको दे दिया +30 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको लिखना था धनात्मक, सिर्फ धनात्मक, और आपको हमने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है क्या, जे धनात्मक जो होता है दर्पण जो होता है, धनात्मक पर फोकस दूरी किसका होता है, धनात्मक पर फोकस दूरी जो होता है सो उत्तल दर्पण का होता है। अवतल का तो हमेशा ऋणात्मक होता है, उत्तल का हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ पे उत्तल और अवतल दोनों लिखा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, इनमें से सभी ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा उत्तल दर्पण। इस पर ध्यान रखिएगा, ये फंसाने के लिए कभी कभी आपको ये क्वेश्चन दिया गया। इस तरह का क्वेश्चन 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को करा दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में हमेशा नहीं बनता है, यहाँ एक शब्द प्रयोग किया गया हमेशा, तो हमेशा जो है अवतल दर्पण में नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में तो नहीं होता है, कहीं समतल दर्पण की विशेषता हमने बताई है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के बराबर होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब जो छोटा बनता है। अवतल दर्पण में छोटा, बड़ा और बराबर दोनों बनता है। अवतल दर्पण में क्या क्या बनता है, छोटा, बड़ा और बराबर तीनों बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है, और समतल दर्पण में बराबर बनता है। ये हमने बता दिया है। छोटा बनने के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। कहाँ पे, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है
दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन के लिए है और सब लोग को ये याद भी होगा। दाढ़ी बनाने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन देने का पर्पस ये नहीं है कि ये आता है फिर भी हमने दे दिया। यह क्वेश्चन देने का पर्पस यह है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे दाढ़ी बनाने के लिए हम अपने चेहरे को अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अपने चेहरे को अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्ता केंद्र, अपने चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे ताकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? काल्पनिक बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, जब उपयोग से जब क्वेश्चन आ ही गया है, प्रयोग से हो या उपयोग लिखा रहा है या प्रयोग लिखा रहा है, अगर इससे क्वेश्चन आ ही गया है तो हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का उपयोग को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हाँ, एक भी और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण को कभी कभी आपको लिखिएगा अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। कहीं अगर अवतल दर्पण आपको नहीं देखे, ऑप्शन में दे देगा क्या? अभिसारी दर्पण, और ये क्या है? अपसारी दर्पण। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट यानी अग्रदीप, कहीं कहीं आपको हेडलाइट नहीं दे के लिख देगा गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो गाड़ी के अग्रदीप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये तो हो गया। सोलर प्लेट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, लेजर लाइट में किया जाता है, आँख कान नाक के डॉक्टर जो होते हैं दांत आर के वहाँ किया जाता है। ठीक है, अपरावर्तक दूरबीन में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक, आइए ENT में प्रयोग किया जाता है। कभी आपको इसका फुल फॉर्म नहीं देखे कह देगा ENT क्या? ENT का मतलब होता है एयर नोज और थ्रोट, यानी आँख बोल रहे हैं, नाक मुंह और कान, ये तीनों चीज़ देखने में हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग रोड में लगे परावर्तक लैंप के रूप में प्रयोग किया जाता है और गाड़ी के पश्च दृश्य दर्पण में दिखाने के लिए, यानी साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण ऑप्शन में न था कि आपसे लिख देगा क्या? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, ध्यान रखिएगा, तो ये कह जाएगा अपसारी दर्पण। इसमें गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं अपसारी और अभिसारी में। ठीक है, अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में जो है आवर्धित और काल्पनिक बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? हम अभी बता देते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब 2 से 3 स्थिति में बनता है। एक स्थिति में तो काल्पनिक यहाँ दे दिया क्वेश्चन, और 2 स्थिति में क्या बनता है? वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है। आवर्धित का मतलब क्या है? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, यही है। यहाँ पे लड़का आवर्धित के मतलब नहीं समझ पाते बच्चे। यहाँ पे आवर्धित का मतलब क्या हो जाए? बड़ा, किससे? तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है जो 3 कंडीशन में बनता है। पहला कंडीशन क्या है? जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है, और प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। ठीक है, ये एक व्यवस्था, यही व्यवस्था आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? फोकस और ध्रुव के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए अगला ऑप्शन क्या है? वक्ता केंद्र पर। तो इसे हम बारीकी से समझ लेते हैं, क्योंकि इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है, जब वस्तु को कहाँ रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अवतल दर्पण में। तो इसे हम समझने के लिए एक नेक्स्ट पेज को लेते हैं, इसमें हम समझते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ एक दर्पण बनाते हैं, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, ये पोल, ध्रुव, फोकस, वक्ता केंद्र। ठीक है, अब हमें वस्तु कहाँ कहाँ रखना है। एक कंडीशन ही है जिसमें वस्तु क्या बनती है? काल्पनिक बनती है। कहाँ पे? तो यहाँ पे वस्तु को अगर ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
दर्पण के पीछे और काल्पनिक बनेगा। दर्पण के पीछे और क्या बनेगा, काल्पनिक, और वस्तु से बड़ा। बस एक ही कंडीशन, वस्तु को यदि हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब वस्तु को हम रखते हैं वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। इसके बाद हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्ता केंद्र पर। वस्तु को अगर वक्ता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी बनेगा कहाँ, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रतिबिंब को कहाँ रखते हैं, इसके बाद प्रतिबिंब को हम रखते हैं वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में अगर प्रतिबिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वक्ता केंद्र और अनंत के बीच अगर प्रतिबिंब को वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, वस्तु से छोटा बनेगा। अब यहाँ छोटा बनने का स्टार्ट हो गया, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम प्रतिबिंब को रखते हैं अनंत पे। प्रतिबिंब को यदि हम अनंत पे रखते हैं, वस्तु को यदि हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, फोकस पे और बहुत छोटा बनेगा, फोकस पे और बहुत छोटा। इसको एक सीरियल नंबर से आप याद रख सकते हैं। इसका एक नंबरिंग हम कर देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं वस्तु को, वस्तु यहाँ 1 2, इसको 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर यहाँ है, 1 नंबर यहाँ तो 1 नंबर यहाँ, फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बना, अनंत पे। 2 नंबर यहाँ तो 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर तो 3 नंबर जहाँ है तहीं बनेगा, 4 नंबर इधर तो 4 नंबर इधर, 5 नंबर यहाँ तो 5 नंबर इधर। अब इस तरह से सीक्वेंस में आपको याद रख लेना है। अगर वस्तु कहाँ है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। अगर वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ, जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इधर की ओर हम घटते हुए चल जाएंगे। एक सीरियल वाइज में आपको याद हो जाएगा। और साइज भी देख लीजिए, यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब है, यहाँ छोटा वस्तु है, यहाँ प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा है। यहाँ जो वस्तु है उससे थोड़ा बड़ा, उसके बाद यहाँ बराबर, वक्ता केंद्र पे वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर, वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है, वास्तविक बनती है। यहाँ पे देखिए बड़ा वस्तु है, यहाँ छोटा बना, जब यहाँ अनंत पे जब वस्तु है तो यहाँ पे बहुत छोटा बना। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो स्थिति है, ये ऊपर वाला ये वस्तु की स्थिति है, ये वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति है, जबकि नीचे वाला जो है वह प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, नीचे वाला प्रतिबिंब की स्थिति है। और उल्टा हमें बताता है कि यह क्या है, वास्तविक है। उल्टा प्रतिबिंब क्या बताता है, जो वास्तविक है। ठीक है, आई होप हमें लगता है कि आप अच्छी तरह से इसे समझ लिए होंगे और स्क्रीनशॉट कर लेके अच्छी तरह से कॉपी में आप फेयर करके इसे बना लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। तो हमें एक फार्मूला याद है, जे फोकस दूरी बराबर होता है r/2, f बराबर r/2। f जहाँ फोकस दूरी होता है, r वक्ता त्रिज्या होती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा हमने क्या कहा है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो पहले हम ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन सा धनात्मक है, यानी ऑप्शन डी और ऑप्शन ए धनात्मक है, बाकी दोनों ऑप्शन है बी ऋणात्मक, ये होगा नहीं कभी, सी भी कभी होगा नहीं। पहले तो हम नेगलेक्ट कर दें, क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करने का सीख लेते हैं, जो कौन कौन ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। अब मेरे पास 50-50 बचा, ये 32 और 8, इसमें से कोई एक होगा। इससे कभी बच्चे अंदाजे भी अगर कोई मारना चाहते हैं, तुक्का लगाना चाहते हैं, तो बी और सी तो कम से कम नहीं लगाएंगे, ए और डी में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, ये एलिमिनेट करने का तरीका है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए उसके बाद बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस एफ बराबर पूछा तो आर का मान कितना है, 16 सेंटीमीटर/2, इसको काटते हैं तो कितना आ रहा, 8 सेंटीमीटर। तो
8 सेंटीमीटर किसका माना गया, फोकस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमारे इस टारगेट बैच में टॉप क्वेश्चन ही लिए जाएंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर सेट के माध्यम से आप उसे सेट मार सकते हैं। वहाँ पे सेट प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे आप सेट मार के अपने आप को जांच सकते हैं जो हमें इस टॉपिक के पढ़ने के बाद हमसे कितना क्वेश्चन बना नहीं बना, वहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। आपका रिजल्ट भी वहाँ प्रकाशित होगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और यह टारगेट बैच में हमारा टारगेट है कि जो कम से कम समय में अधिक से अधिक नंबर किस तरह से लाया जाए। जो हमें पढ़ना है, सूटेबल पढ़ना है वही पढ़ना है, इधर उधर का नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, देखिए हम जस्ट पहले बताए थे आवर्धन वाला बात, आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आवर्धन जब भी ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक में तो कभी भी सीधा प्रतिबिंब बनता नहीं है, आभासी में तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा कभी बनता नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो इसी कट गया, ऑप्शन 2 ही बचा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो इसमें होता है धनात्मक और इसमें होता है ऋणात्मक। इसका आंसर क्या हो गया, ऋणात्मक। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और इन जितने भी मैंने अभी पढ़ाया है इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम समाधान 79038 है, ओके। और अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे जाके आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस की भी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में इसके टाइम टेबल जो भी होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा वह आप लोगों का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन रहेगा और बहुत ही VVI क्वेश्चन रहेगा। तो इसे सेट प्रैक्टिस को मिस ना करें और सभी आदमी ये क्लास होने के बाद सेट प्रैक्टिस भी कम से कम लिया करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।